6वां अध्याय शुरुआत की थी, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैती प्रकृति। इसमें सबसे पहले अपन ने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में पढ़ा था। नाम से ही पता चलता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मतलब किसी धातु तल से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 4 प्रकार का होता है, देखा था अपन ने। पहला था तापबाहिक उत्सर्जन, दूसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तीसरा क्षेत्र उत्सर्जन और चौथा द्वितीयक उत्सर्जन। 4 प्रकार का देखा था। फिर उसके बाद में चारों की परिभाषा याद है ना आपको। तापबाहिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को तापायन कहते हैं और इस घटना को तापबाहिक उत्सर्जन कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। कल अपन ने जो 1 घंटे में पढ़ा वो यहाँ पर अपने को 5 मिनट में याद हो जाता है। मतलब 5 मिनट का काम रहता है जो हम बोल रहे हैं, पर अपने को उसको डिटेल में पढ़ने के लिए टाइम लगता है ना शुरुआत में। उसके बाद दूसरा प्रकार पढ़ा था अपन ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जब किसी धातु तल पर परावैंगनी विकिरण डालते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। फिर उसके बाद तीसरा था क्षेत्र उत्सर्जन। जब किसी धातु को हम प्रबल विद्युत क्षेत्र लगभग 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर में रखते हैं तो उसकी सतह से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। इसको हम ठंडे कैथोड से उत्सर्जन भी कहते हैं। और चौथा पढ़ा था द्वितीयक उत्सर्जन। जब अत्यंत तीव्र वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन किसी धातु तल पर आपतित होते हैं तो धातु के अंदर के इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को पार करके बाहर निकलते हैं। इस घटना को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर उसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा था अपन ने, यहाँ पर बनाई है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन सबसे पहले सन 1887 में वैज्ञानिक हर्ट्ज ने किया था। उन्होंने ये बताया था कि विसर्जन नलिका में जब कैथोड पर परावैंगनी विकिरण आपतित करते हैं तो विद्युत विसर्जन आसानी से होने लगता है। बाद में सन 1888 में वैज्ञानिक हाल्वेक्स ने इसको प्रायोगिक रूप में प्रदर्शित किया। सेम ऐसी थ्योरी लिखी थी अपन ने। हाल्वेक्स का प्रयोग। दूसरा पॉइंट आता प्रायोगिक व्यवस्था। चित्र में एक निर्वातित क्वार्ट्ज का बल्ब होता है। इसके अंदर जस्ते की 2 प्लेटें सी तथा पी होती है। प्लेट सी का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से, प्लेट पी का संबंध बैटरी के धन सिरे से कर देते। इसके साथ में ही परिपथ में एक धारामापी जीबी श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जब कैथोड सी पर परावैंगनी विकिरण आपतित करते हैं तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और बाह्य परिपथ में धारा बहती है। जैसे ही परावैंगनी विकिरण डालना बंद कर देते हैं धारा प्रवाह रुक जाता है। इसके विपरीत एनोड पी पर परावैंगनी विकिरण डालते हैं तो धारा नहीं बहती है। फिर उसकी व्याख्या की किसने? लेनार्ड ने सन 1890 में। लेनार्ड ने ये बताया कि जब कैथोड सी पर हम परावैंगनी विकिरण डालते हैं तो कैथोड की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एनोड पी पर पहुंचते हैं जिससे परिपथ पूर्ण हो जाता है और बाह्य परिपथ में धारा हमको प्राप्त होती है। इसके विपरीत जब हम एनोड पर परावैंगनी विकिरण आपतित करते हैं तो इसकी सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो कैथोड पर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि कैथोड पर ऋण आवेश होता है और ऋण को आकर्षित नहीं करता है। तो एनोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कैथोड पर नहीं पहुंचते जिससे परिपथ पूर्ण नहीं होता
और बाह्य परिपथ में कोई धारा नहीं बहती। ये ऐसे लेनार्ड ने व्याख्या की थी। तो इस प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जब भी हम किसी धातु पर परावैंगनी विकिरण आपतित करते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस संपूर्ण प्रभाव को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन इसका। लेनार्ड ने इसकी व्याख्या तो की, पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को और अच्छे समझाने के लिए लेनार्ड ने भी एक उपकरण बनाया, तो उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो, लेनार्ड का प्रयोग। लेनार्ड का प्रयोग। लेनार्ड्स लेनार्ड के प्रयोग में प्रयुक्त उपकरण बनाते हैं। इसमें क्वार्टज का कांच की एक नली होती है, एक निर्वातित बल्ब होता है, जिसके एक सिरे पर बना लो, बड़ा चित्र है, थोड़ा सा देख लो, 2 मिनट बाद बना लेना। सर आप बना लो। इसमें एक छोटी नली लगी होती है, कांच का एक निर्वातित बल्ब जी है ये। इसमें धातु की 2 प्लेटें लगी होती है, सी तथा पी। नली के सिरे पर एक खिड़की डब्लू होती है और इस खिड़की से परावैंगनी विकिरण कैथोड सी पर डाले जाते हैं। ये कैथोड सी है, ये एनोड पी है और इस खिड़की से परावैंगनी विकिरण आपतित किए जाते हैं। ये चाहिए दिक परिवर्तक के वोल्टमीटर V, माइक्रो एमीटर म्यूविए, बैटरी B। कैथोड का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से होगा तो कैथोड की तरह कार्य करेंगे, और एनोड का संबंध बैटरी के धन सिरे से होता है। ये लेनार्ड का प्रयोग है भाई। चित्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए लेनार्ड द्वारा प्रयुक्त उपकरण प्रदर्शित है। इसमें कांच का एक निर्वातित बल्ब जी होता है, ये आपको दिख रहा होगा, कांच का निर्वातित बल्ब जी होता है, जिसके एक सिरे पर एक नली लगी होती है। इसमें धातु की दो प्लेटें सी तथा पी होती है। प्लेट सी कैथोड का, ये प्लेट सी कैथोड का, और प्लेट पी एनोड का कार्य करती है। चित्र की भांति कैथोड सी और एनोड पी, इनके मध्य में हमें एक माइक्रो एमीटर म्यूविए, वोल्टमीटर V, परिवर्ती प्रतिरोध RH, दिक परिवर्तक K और बैटरी B जोड़ देते हैं। नली के सिरे पर एक खिड़की W लगी होती है और इस खिड़की से परावैंगनी विकिरण कैथोड C पर आपतित करते हैं।
पराबैंगनी विकिरण की आवृत्ति तथा तीव्रता, आवृत्ति को हम म्यू से दर्शाते, तीव्रता को हम आई से दर्शाते हैं, है ना। ये बहुत काम की चीजें, अभी ध्यान रख लो। आवृत्ति न्यू और प्रकाश की तीव्रता को आई से दर्शाते हैं। तो ये पराबैंगनी विकिरण की आवृत्ति और तीव्रता हम इन दोनों को इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। ये हो गई इसकी प्रायोगिक व्यवस्था, ये व्यवस्था। अब प्रेक्षण देखते कि इस प्रयोग में क्या प्रेक्षण प्राप्त किए, ध्यान समझो। सबसे पहले हम क्या करते, प्रारंभ में दिक् परिवर्तक K की सहायता से एनोड P को धनात्मक विभव पर रखते हैं। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या करते हैं, दिक् परिवर्तक K की सहायता से एनोड P को धनात्मक विभव पर रखते हैं। फिर पराबैंगनी विकिरणों को कैथोड C पर आपतित करते हैं। तो क्या होगा, इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एनोड P की ओर आकर्षित होंगे, धन की ओर आकर्षित होंगे ना, तो एनोड P की ओर चलने लगते हैं, जिससे परिपथ पूर्ण हो जाता है और बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है। जो धारा बहती है उसको हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अब दिक् परिवर्तक K की सहायता से हम एनोड पर धनात्मक विभव बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे हम धनात्मक विभव बढ़ाएंगे तो इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे एनोड पर, तो बाह्य परिपथ में धारा का मान भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पर एक स्थिति ऐसे आती है कि इधर अपन धनात्मक विभव बढ़ाते जाते हैं और प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ना अब बंद हो जाता है, मतलब अधिकतम हो जाता है प्रकाश विद्युत धारा का मान। तो उस प्रकाश विद्युत धारा के अधिकतम मान को हम संतृप्त धारा कहते हैं। संतृप्त मतलब अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से समझो, क्योंकि बड़ी थ्योरी है भाई, जब तक आप समझ के याद नहीं करोगे तो नहीं तो थ्योरी बड़ी लगेगी। क्या होता, सबसे पहले हम दिक् परिवर्तक K की सहायता से एनोड P को धनात्मक विभव पर रखते हैं। कैथोड C पर पराबैंगनी विकिरण डालते हैं तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एनोड P पर पहुंचते हैं, जिससे परिपथ में धारा बहने लगती है, प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती है। एनोड P पर धनात्मक विभव हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। पर एक धनात्मक विभव बढ़ाने पर एक स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है। प्रकाश विद्युत धारा के अधिकतम मान को हम संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस एनोड का विभव शून्य कर देते हैं। एनोड पर जो विभव है वो क्या कर देते, शून्य कर देते। तो इस पर विभव शून्य करने पर क्या होगा, अब इससे जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है वो इधर नहीं पहुंचेंगे। तो एनोड का विभव शून्य करने पर हम पाते हैं कि बाह्य परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता है, मतलब थोड़ी सी धारा बहते रहती है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट समझ के चलो। हम क्या करते हैं, एनोड का विभव क्या कर देते, शून्य कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि बाह्य परिपथ में फिर भी प्रकाश विद्युत धारा बहती है। इससे क्या सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा होती है। मतलब गतिज ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन चलते हैं और एनोड पर पहुंचते हैं, इसलिए धारा बहती। ये सिद्ध हो गया। अब तीसरा पॉइंट, अब हम क्या करते हैं, एनोड को ऋणात्मक विभव पर रखते हैं। एनोड को नेगेटिव वैल्यू ऋणात्मक विभव पर रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ रही है। अब हम ऋणात्मक विभव को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा का मान धीरे धीरे कम होने लगता है ना। जैसे जैसे ऋणात्मक विभव बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। एक स्थिति ऐसे आएंगी कि एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो
तो जो ऋणात्मक विभव यहाँ पर हमने आरोपित किया, जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है, उसको निरोधी विभव कहते हैं। तीसरे पॉइंट में निरोधी विभव की परिभाषा आती है, उसको हम निरोधी विभव कहते हैं। किसे कहेंगे? एनोड प्लेट पी पर आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, निरोधी विभव कहलाता है। वास्तव में निरोधी विभव गतिज ऊर्जा की माप होती है। मतलब क्योंकि धारा बह रही थी, अपन ने यहाँ पे निरोधी विभव लगाया, ऋणात्मक विभव लगाया, तो धीरे धीरे प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हुआ, घटते गया। मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, और लास्ट में क्या हो जाएंगे, शून्य। धारा शून्य तो गति ऊर्जा शून्य। मतलब निरोधी विभव से हम गतिज ऊर्जा को मापते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा होती है 1/2 mv², और इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, अपन ने कार्यफलन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है कार्यफलन, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, ईवी। तो ये दोनों बराबर हो जाती है निरोधी विभव की स्थिति में। आई बात समझ में? एक बार फिर से सुनो अच्छे से। प्रेक्षण क्या क्या प्राप्त हुए। सबसे पहले हम दिक् परिवर्तक के की सहायता से एनोड को धनात्मक विभव पर रखते हैं और कैथोड प्लेट सी पर पराबैंगनी विकिरण आपतित करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं जो एनोड पी पर पहुंचते हैं, जिससे हमको बाह्य परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होती है। बाह्य परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती है। एनोड पर धनात्मक विभव धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, तो बाह्य परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसे आती है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है, इसे हम संतृप्त धारा कहते हैं। फिर दूसरा नंबर क्या करते हैं हम, एनोड का विभव क्या कर देते, शून्य कर देते। तो हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा फिर भी बढ़ते रहती है, मतलब प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा होती है। फिर हम एनोड का विभव ऋणात्मक कर देते हैं। दिक् परिवर्तक के की सहायता से अब एनोड को हम ऋणात्मक विभव पर रखते हैं और ऋणात्मक विभव का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बाह्य परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान धीरे धीरे घटने लगता है। एक स्थिति ऐसे आती है कि एक निश्चित निरोधी ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे हम निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहते हैं। दो नाम है इसके, निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है निरोधी विभव किसे कहते हैं, तो एनोड प्लेट पी पर ऋणात्मक विभव का वह मान जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है, और ये उसकी गतिज ऊर्जा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, ये कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। 4 नंबर में 4 नियम उत्सर्जन के नियम। ठीक है, ध्यान से समझो, याद हो जाएंगे। सबसे पहला नियम, किसी भी, इधर सुनो भाई ध्यान से सुनोगे तो पहली बार में याद हो जाते। किसी भी धातु तल से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होते हैं जबकि उस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, जबकि उस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति न्यू 0 से अधिक होता है। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होंगे जबकि उस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से क्या हो, अधिक। इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होती है तो इस धातु के सतह पर हम कम तीव्रता का भी प्रकाश आपतित करेंगे तो भी इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते। और यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होती है तो चाहे प्रकाश
कितनी भी तीव्रता का हम इस पर प्रकाश डालें, इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। ये पहला पॉइंट है। आया समझ में? एक बार फिर से क्या होता है, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होते हैं जबकि जबकि उस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होती है। इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं। न्यू जीरो से दर्शाते हैं अपन इसको। ठीक है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होती है तो धातु की सतह पर कम तीव्रता का प्रकाश डालने पर भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होती है तो चाहे कितनी भी तीव्रता का इस पर प्रकाश डालो, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। बात समझ में? हाँ, दूसरा नियम है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को अपन कैसे दर्शाते हैं, याद रखने के लिए। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये दूसरा नियम है। समझ में आया क्या? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान आपतित विकिरण की आवृत्ति के पर निर्भर करता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रकाश विद्युत धारा का जो मान है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रकाश विद्युत धारा का मान विकिरण आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये तीसरा नियम है। चौथा नियम है कि किसी भी धातु सतह पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जैसे धातु सतह, जैसे इस पर प्रकाश गिरेगा वैसे तुरंत इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। धातु सतह पर प्रकाश के गिरने तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच नगण्य समय लगभग 10⁻³ सेकंड लगता है। ठीक है, ये चौथा नियम याद हो जाएगा। एक बार फिर सुन लो भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट नियम है। सबसे पहला नियम है किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होते हैं जबकि उस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होती है। इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। न्यू जीरो से दर्शाते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक है तो कम तीव्रता का प्रकाश डालने पर भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो चाहे कितनी भी तीव्रता का प्रकाश आपतित करे, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। दूसरा नियम, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नियम, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। धातु सतह पर इलेक्ट्रॉन प्रकाश गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। धातु सतह पर प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में नगण्य समय लगभग 10⁻³ सेकंड लगता है। ठीक है ना? इसको लिख लेना भाई, हम डाल देंगे व्हाट्सएप।